बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉफ़ी विद CEO इजाज़ निसार हाजिर है जी। ये एक बेसिकली सर्विस है टूवर्ड्स कम्युनिटी, टूवर्ड द यंग पीपल, यूथ डेवलपमेंट समझ लें कि एक प्रोग्राम का नाम है ये कॉफ़ी विद CEO। बेसिकली इसमें हम किसी ना किसी सक्सेस स्टोरीज़ को इनवाइट करते हैं जिनके एक स्टोरी के अंदर एक पेन और एक प्राइड छुपा होता है। हम उसको बाहर लेके आते हैं कि कोई भी कहानी जो होती है वो पेन और प्राइड के बगैर कामयाब नहीं होती। तो हमने आज एक बहुत बड़ी जो इंडस्ट्री है, जो पाकिस्तान की एक बड़ी एक इमर्जिंग जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्री, वो है हॉस्पिटैलिटी एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। आज उनके हम एक रज़ा अहमद साहब को बुलाया जो कि बहुत एक रिनाउंड एक रेस्टोरेंट है लाहौर के अंदर, ईटरीज में, बैम्बू यूनियन। तो प्लीज़ वेलकम रज़ा। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द मैनेजमेंट हाउस। रज़ा, मुझे ये बताइए आप अपने बारे में, ये रज़ा ने कैसे स्टार्ट किया अपना जर्नी, क्या पेन पॉइंट्स थे, क्या आपके जो थे प्लेजर पॉइंट्स थे, प्राइड पॉइंट्स थे कि आपने क्या इस जर्नी में सीखा। और मकसद इसका वही है कि यार जब कोई नया बच्चा कोई कभी किसी बिजनेस में आए तो इन्हीं फुट स्टेप्स पे उसने आगे अपना मूव करना है। ओवर टू यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इजाज़ साहब। बेसिकली जी मेरा कोई बचपन से इरादा या एस्पिरेशन नहीं थी, ना मैं को बहुत अपने आप को कहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा खाना बना सकता हूँ। मैं डिसेंट बना लेता हूँ और ज़्यादा पहले बनाता था। रेस्टोरेंट खोलने से पहले ज़्यादा बनाता था। अब तो किचन के करीब जाने का दिल नहीं करता, क्योंकि वो आप इतनी इंटेंसिटी देखते हैं आगे पीछे, और बस आपका उस चीज़ से भागना, आपका दिल करता है आपको बस अच्छा खाना कोई खिला दे। बेसिकली हम लोगों का जी फार्मास्यूटिकल का काम था पहले, और अभी भी है। मैं जब वापस पढ़ाई कंप्लीट करके आया था कनाडा से, तो उसका एक नया पार्ट हमने स्टार्ट किया था, रिटेल फार्मेसीज़। तो मेरा, अगर आप कह लें कि रिटेल का स्टार्ट वहाँ से हुआ था। मैंने 4 साल वहाँ लगाए और मुझे कोई ना ख़ास ज़्यादा मज़ा आ रहा था काम करने का। प्लस मेन जो चीज़ थी वो बिज़नेस वाज लूजिंग मनी। मेरा बिज़नेस को बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म करने का इरादा था, लेकिन मेरी फैमिली का बिल्कुल जो है ना वो थिंकिंग उससे अदरवाइज़ थी। वो कहते थे कि ये कुछ और चीज़ ठीक नहीं हो रही। तो मैंने फिर एक बड़ा फ़ैसला लिया। मैंने फिर फ़ैसला किया कि मैं काम अपना ही करूँगा जब भी करूँगा। और उस वक्त से लेके जब बैम्बू यूनियन स्टार्ट हुआ, इस बात को तकरीबन 5 साल और लगे। ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने बहुत ऑड चीज़ें की। मैं बच्चों के साथ गाइडेंस काउंसलिंग भी की, कुछ इस तरह के ऑड चीज़ें करनी पड़ी। बट एक पॉइंट आया जिस पे मुझे चाचू ने कहा कि यार तुम्हें खाने पीने का बहुत शौक़ है, तो तुम ये इस चीज़ के बारे में क्यों नहीं सोचते हो। तो मैंने उसको बड़े लाइटली लिया। फिर उसके बाद मैंने एक दिन सोचा, मैंने कहा हाँ, मेरे मामू का भी रेस्टोरेंट है, तो मैं उनके पास जाता हूँ, मैं कुछ काम भी सीख सकता हूँ और कल को ये मेरे लिए बड़ा आसान काम हो जाएगा। तो मेरे मामू के रेस्टोरेंट्स हैं दुबई में, तो आई वेंट देयर, मैनेज्ड हिज रेस्टोरेंट्स फॉर अ ईयर एंड केम बैक। मेरे वालिद साहब का यही इरादा था मैं वहीं पे कोई अपना करियर बेहतर करूं, बट मैंने फ़ैसला किया हुआ था कि मैंने काम तो पाकिस्तान में ही करना है। और लेकिन तब तक कोई आइडिया नहीं था कि किस तरह होगा, क्या होगा, पैसे कहाँ से आएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज तो एक ऐसे काम में जो आपने थोड़ा बड़ा करना है, आपको सरमाया ही चाहिए होता है। मोर देन एनीथिंग एल्स, आपकी विल हो, सब कुछ हो, लेकिन आपको फाइनेंशियल बैकिंग तो चाहिए होती है। बेसिकली फिर मैंने जब थोड़ा रिसर्च किया तो मैंने 2 चीज़ें फाइंड आउट की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन हु इज़ ट्राइंग टू गेट इनटू दिस बिजनेस, कि ये एक बिल्कुल लक वाला सिर्फ काम नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि जी चल गया तो चल गया। थोड़ा आपका अपना रिसर्च वगैरह इस तरह स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं अपनी रिसर्च शेयर कर लेता हूँ कि मैंने जो मेरी फाइंडिंग थी अबाउट a 20-year period of 2 main roads of Gulberg was Main Boulevard and MM Alam, जो
चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग रही हैं वो या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था नंबर 1 या चाइनीज़ रेस्टोरेंट था नंबर 2। इसके आगे पीछे जो चीज़ें हैं वो दोज वर ऑल आए गए, मौसम आया गया। सो पाकिस्तानी खाने का was टॉपिंग द लिस्ट बिकॉज ऑब्वियसली हम खाना भी पाकिस्तानी पसंद करते हैं, तो दैट्स नो ब्रेनर। बट मैंने क्योंकि पाकिस्तानी किचन में काम किया था और मुझे थोड़ा चैलेंजिंग लगा था मामू के रेस्टोरेंट में कि आप सिस्टम पे पुराने आदमी को नहीं सिखा सकते कोई चीज़। अगर मैं उनको ये बताऊंगा कि आपने रेसिपी फॉलो करनी है तो वो शायद वो मेरी एक दफ़ा सुनेंगे, उसके कहेंगे कि जी ये कौन है, ये इसको क्या पता खाना बनाने का। सो वो मुझे ज़्यादा चैलेंजिंग लगा था, इसलिए मुझे चाइनीज़ मैंने चूज़ किया। बट चाइनीज़ ऑब्वियसली एज इट इज़ अ वेरी जेनेरिक टर्म। तो मुझे एक गैप लगा था कि हमारे इधर पैन एशियन कोई ख़ास नहीं थे, एंड वी वर द फर्स्ट रेस्टोरेंट विच बेसिकली ब्रांडेड देमसेल्व्स एज पैन एशियन, एंड अल्हम्दुलिल्लाह एज दे से द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। मुझे ये बताएं, अपना माशाल्लाह आपने अभी कितनी ब्रांचें हैं बैम्बू यूनियन की? 2 ब्रांचें हैं जी अभी। कहाँ कहाँ? गुलबर्ग में मेन बुलेवार्ड पे और DHA फेज़ 5। मुझे ये रज़ा ये बताएं कि कोविड-19 मार्च में आ जाता है, अभी हम 21 में बैठे हैं, जून चल रहा है, 1.5 साल होने को आया है। आप अगर इसका इंडस्ट्री का अगर थोड़ा सा एनालिसिस करके बताएं, इस वक्त क्या करंट स्टेटस है, सिचुएशन क्या है, कितने रेस्टोरेंट्स बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए, कितने सर्वाइविंग मोड में हैं, कितने सर्वाइव करने के बाद नेक्स्ट ग्रोथ मोड में जाएंगे, क्या इंडस्ट्री एनालिसिस है, क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, मिथ्स एंड रियलिटी को लहदा करने? देखें, ये कोविड हॉस्पिटैलिटी और होटल्स के लिए, टूरिज़म के लिए, सॉरी, थर्ड टूरिज़म, एक्चुअली वो सारा, ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। तो इन तीनों सेक्टर्स के लिए इतना डेविस्टेटिंग था जिसकी कोई इंतहा नहीं, कि आप यकीन करें जो लोग इस इंडस्ट्री में अभी नए आए थे वो तो बिल्कुल वाइप आउट हो गए ना। उन्होंने तो मतलब ज़ाहिर है, आप एक नया ब्रांड है, आपने पैसे लगाए हैं, आप उसको मार्केट रीब्रांड किस तरह करें। आप अपने देखें, हमारे लिए द ग्रेट थिंग विद आर ब्रांड वाज वी वर ऑलवेज ऑल्सो नोन एज टेक अवे डिलीवरी के लिए लोगों को फेमिलियरिटी थी। आई वुडंट से कि ये मेरी कोई जीनियस था कि मैंने ये चीज़ चेंज कर दी है। यस, वी हैड टू डू लिटिल बिट ऑफ लॉट ऑफ इनोवेशंस के जब बिल्कुल भी मार्केट स्टैग्नेंट हो गई थी, जब बिल्कुल ऐसा कोविड का 2 महीने का स्केयर था, लोग डरते थे कि आपके घर के बाहर भी आया तो आपको लगता था कि पता नहीं बाहर से ही अंदर कोविड आ जाएगा, या आप ATM जाएंगे तो आपको वैसे ही कोविड हो जाएगा। जब इस तरह का फियर था तो लोग जो रेगुलर, जिनकी मजबूरी भी थी टेक अवे डिलीवरी कराना, वो भी नहीं करवाते थे। तो उस टाइम पे हमने एक नई चीज़ स्टार्ट की जिसने हमें बहुत हेल्प किया, विच वाज आप के डू इट योर सेल्फ किट्स, जिसमें हम कस्टमर को हर चीज़ रॉ फॉर्म में देते थे। एक उसका मेथड, कुकिंग मेथडोलॉजी बताते थे, एंड देन दे यूज्ड टू कुक इट एट होम, और वही चीज़ आपको घर पे रेस्टोरेंट वाला ताज़ा खाना आप अपने हाथों से बना लेते थे। तो वो 2 महीने हमें उस चीज़ ने बहुत हेल्प किया। फिर गर्मी आ गई, जाहिर है वो डायनामिक्स वगैरह चेंज हो गई। बट सॉरी, आपका जो पहला सवाल था दैट इज़ कि इंडस्ट्री को किस तरह नुकसान हुआ। देखें, कोई एक एस्टिमेट है हमारी एसोसिएशंस का कि बिटवीन 30 to 35% रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं इन 1 year, लास्ट 1 year, इन 1.5 year नाउ। सेकेंड वेव में कुछ ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होंगी, क्योंकि कुछ लोग अभी बाउंस बैक कर ही रहे थे कि उनको डैमेज हो गया दोबारा। अच्छा, इस एक इंडस्ट्री का हमारी बहुत बड़ी मिथ है जो मैं यहाँ पे आपके प्लेटफॉर्म का अपॉर्चुनिटी यूज़ करना चाहूँगा, कि लोग पहली बात समझते हैं कि रेस्टोरेंट ओनर्स जो हैं वो हर ओनर या हर रेस्टोरेंट मिलियंस में कमाता है। हम विश करते हैं सब, हर जाहिर है हर आदमी को काम इसीलिए करता है कि वो कुछ 4 पैसे जोड़ ले, लेकिन
ये इंडस्ट्री पिछले 4 साल से बहुत ज़्यादा competitive हो गई। 2018 में जब इलेक्शंस हुए, नई गवर्नमेंट आई, तो गवर्नमेंट की काफ़ी स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज़ थी। उसमें जो एक बहुत बड़ी पॉलिसी थी दैट वाज इंपोर्ट रिलेटेड। अब हमारा काम उससे बहुत डायरेक्टली इफ़ेक्ट होता है। मैं उसको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि एक हमारी इससे 3 गुना बड़ी बोतल होगी एक किसी सॉस की, वो अगर हम 180 रुपए की लेते थे, आज वो 650 रुपए की है। हाउ कैन वी पास दैट ऑन? वी कांट। yes, we have increased our prices, but we cannot increase our prices to a level जिस पे हम अपनी कॉस्ट पूरी कर लें इस बोतल की। सो सिमिलरली दैट हैज़ हैपेंड अक्रॉस द बोर्ड। देन कोविड के आने से और मसाइल हो गए कि और सप्लाईज शॉर्ट हो गई, तो हमें जो कॉस्ट ऊपर, हर चीज़ की कॉस्ट ऊपर चली गई। तो ह्यूमन रिसोर्स आपका, जी जी, वो आपको अगेन, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स में ये कि हमारा काम बहुत लेबर इंटेंसिव होता है। लोगों को ये लगता है कि अगर आप 30 सीटर रेस्टोरेंट में आते हैं तो आपको जो 4 लोग नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे 6 लोग काम करते हैं, ऐसा नहीं है। उसके पीछे उससे डबल लोग हैं, और उनको आप मल्टीप्लाई कर लें 2 से, क्योंकि 2 शिफ्ट्स होती हैं। सो बेसिकली एक छोटा रेस्टोरेंट जो आपको छोटा लगता है, वहाँ पे मिनिमम 60-70 बंदा काम कर रहा होगा। अल्लाह अकबर। तो 60-70 घर तो ये डायरेक्टली इफेक्टेड होते हैं जो आपके साथ चल रहे होते हैं। एंड देन देर आर 40 सप्लायर्स वेरियस प्रोडक्ट्स के, जो सुबह अंडे आते हैं, फिर चिकन आता है, फिर मीट आता है। तो ये डेली के हिसाब से चीज़ें चल रही होती हैं। जब कोविड आया, जब ये सप्लाईज बंद हुई, तो वो एक पूरा माशी पहिया जो है वो रुक गया, और करोड़ों रुपए रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ने उन वेंडर्स का देना था, अपने एम्प्लॉयज़ का देना था। तो सबसे बड़ा रेंटल मार गए यार। जी जी जी, नहीं, मैं एक सच्ची बात बताऊंगा जी। रेंटल में जो 80% लोग हैं ना, वो उन्होंने इस बात को समझा और इस बात को तस्लीम किया और सपोर्ट की कि, लेकिन कुछ नहीं की, मतलब सबने नहीं की। मैं एक एज एन इंडस्ट्री बात करूं तो 80% के जो ये कॉम्प्रोमाइज़ है ये हुआ है। बिकॉज देखें, अगर आज मैं एक जगह बैठा हूं और मैं कह दूं मैं कल जा रहा हूं, तो मेरी रिप्लेसमेंट ढूंढने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो प्रॉब्लम मेरा ख्याल में जो बड़ा है ना हमारी इंडस्ट्री में, वो ये है कि हमने आइडेंटिफाई गलत किया हुआ है कि जो इफेक्टीज़ कौन है। रियल इफेक्टीज़ हैव बीन नॉट रेस्टोरेंट्स डायरेक्टली। रेस्टोरेंट्स को बहुत नुकसान हुआ है इन प्रॉफिट टेकिंग, बट जो रियल नुकसान हुआ है वो वेंडर्स को हुआ है। जो रेस्टोरेंट अब आज खुला नहीं दोबारा, वो तो बैड डेट हो गया। उसको जो सप्लायर ने लाखों का माल दिया हुआ था, वो अब कभी उसको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। जो एम्प्लॉयज़ वहाँ काम करते थे, वो कभी भी उनको तनख्वाह या उसकी मद में कुछ नहीं मिलेगा। सो इस इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा लॉस हुआ है वो ये हुआ है कि जो इस डिसअपॉइंटमेंट में लोग छोड़ के गए हैं, वो कभी शायद दोबारा हॉस्पिटैलिटी में तो काम नहीं करेंगे। वो तो सारे रियल एस्टेट में चले गए हैं। पाकिस्तान में ही तो काम चल रहा है जो रियल एस्टेट का। मुझे आगे चलते हैं, मुझे ये बताएं कि बम्बू यूनियन की क्या कंपेटिटिव एडवांटेज है, क्योंकि इतनी मशरूम ग्रोथ हुई रेस्टोरेंट्स की इंडस्ट्री में, हर रंग बिरंगे, आपने जैसे बोला पाकिस्तान क्यूजीन, चाइनीज़ और दूसरे कॉन्टिनेंटल, इतनी ज़्यादा में बम्बू यूनियन की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? वाई इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? हमारी जी कंपेटिटिव एडवांटेज स्टार्ट से तो यही थी कि हमारा मेन्यू वाज यूनिक। चाइनीज़, आप किसी भी चाइनीज़ जाते थे पहले, तो आपको इन्वायरमेंट ऐसा मिलता था कि जब मैं अपने आप को इमेजिन करता था कि हमने चाइनीज़ रेस्टोरेंट जाना है, तो थोड़ा तैयार होना पड़ेगा। तो वो वाइट क्लॉथ बिछा हुआ होता है, ज़रा फैमिलीज़ होती हैं, मैं शॉर्ट्स में नहीं जा सकता हूँ या कैजुअल इन्वायरमेंट में नहीं जा सकते। तो हमने पहली चीज़ ये की थी कि इन्वायरमेंट को थोड़ा चेंज किया, जो कि अब थोड़ा कॉमन हो गया, बट अगेन उसमें जो बड़ी चीज़ थी वो सिंगल सर्विंग थी। विद टाइम वी ऑल्सो रियलाइज कि अब लोग जो वर्क ओरिएंटेड हो गए हैं, लोग इंडिविजुअली भी खाने पे चले जाते हैं, लोग
अकेले आदमी खाने पे चला जाता है, 2 या 3 दोस्त चले जाते हैं, तो आप 3 लोग जब खाने पे जाएंगे तो आपको अगर चाइनीज़ का दिल है तो आप किसी ऐसी जगह जाएं जहाँ सिर्फ फैमिली सर्विंग होती है, तो वो तो आपके लिए मसला हो जाएगा कि आप 2 डिशेस से ज़्यादा मंगा नहीं सकते। इधर आप हमारी तरफ आएंगे या और जगह भी जब आ सकते हैं तो उधर आप इंडिविजुअली हर बंदा अपनी डिश मंगवा सकता है। बट एट द सेम टाइम एनी बिजनेस विच इज़ न्यू एंड ऑल्सो इवॉल्विंग हैज़ टू बी कंसिस्टेंट विद इनोवेशन। हम भी इस फिलॉसफी को बिल्कुल अच्छी तरह समझते हैं कि हम हर महीने हर सीज़न नई चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, नए फ्लेवर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और कोशिश ये करते हैं कि हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं या नए कस्टमर्स हैं वो आके बोर ना हो, उन्हें ये ना लगे कि ये चीज़ तो बिल्कुल कोई हर जगह मिलती है। तो उसका जो हमने इंट्रोड्यूस कराई थी दोज वर सैलड्स, किसी आपको एशियन रेस्टोरेंट में पहले नहीं मिलती थी। हमारा फोकस था टू डिफरेंशिएट आवरसेल्व्स विद everyone else in the market. So that has been the core focus and alhamdulillah things have worked out. आगे क्या देख रहे हैं आप? कोविड काफ़ी बेहतर आज तक, काफ़ी अब रेशो कम हो गई है, चीज़ें जैसे आउटडोर ओपनिंग होगी, इंडोर भी जल्दी हो जाएगा। अगले साल 2 साल के अंदर या शॉर्ट टर्म में 1 ईयर के टाइम लाइन पे क्या देख रहे हैं हॉस्पिटल इंडस्ट्री के ग्रोथ और कोई इसकी चैलेंजेस? देखिए चैलेंज तो जो आई थिंक जो चैलेंजिंग पीरियड था वो तो इट्स ऑल बिहाइंड अस नाउ, क्योंकि जो हमने वक्त देखा, हमने तो ऐसा भी वक्त देखा है कि मेन बुलेवार्ड पे 5-5 मिनट एक भी गाड़ी की आमदोरफ्त नहीं है। उससे ज़्यादा स्केरी टाइम क्या हो सकता है कि जब आप एक जगह पे काम करते हो यहाँ पे 1 मिनट में सैकड़ों गाड़ियाँ गुजरती हों, उधर 5-5 मिनट एक भी गाड़ी ना गुजर रही हो, तो वो ज़ाहिर है काफ़ी तशवीशनाक टाइम था। बट आई थिंक पॉजिटिव आउटलुक है, इंडस्ट्री शुड बाउंस बैक रियली वेल। देखें अब पाकिस्तान का जो एक एडवांटेज है वो तो ये है कि हमारे पास फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट ज़्यादा नहीं है। अगर एक फैमिली ने कहीं बाहर कोई तफरी करने जाना है, वो खाना खाने ही जा सकते हैं, और रात को ना आप पार्क्स जा सकते हैं ना कोई और एंटरटेनमेंट है। सिनेमाज भी इतना ज़्यादा, जब ट्रेंड बनता है फिर मूवीज़ बंद हो जाती हैं। सो ले दे के एक हमारी इंडस्ट्री बचती है जिस पे सारा बर्डन आता है और हमें लगता है कि हमारे पे बहुत ज़्यादा है। मुझे ये बताइए, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आपने बताया आपने कनाडा से स्टडी किया, पाकिस्तान आए, फार्मास्यूटिकल फैमिली बिजनेस था, आपने उसको छोड़ के अपने, मुझे अब ये बताइए कि एंटरप्रेन्योर का डीएनए क्या है? क्या 3 ऐसी चीज़ें हैं जो एक किसी स्टार्टअप को, कि पाकिस्तान में इतनी जॉबलेसनेस है, आपको पता है कितनी आपकी इंडस्ट्री में इतनी जॉबलेसनेस हुई है और उसके साथ दूसरी इंडस्ट्री में भी हुई है। अब एक सोल्यूशन है कि आप अपने जो ना आप जॉब प्रोड्यूसर क्रिएटर प्रोड्यूस करें, तो डीएनए क्या है एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए? क्या 3 कॉम्पिटेंस हैं जो कि टेस्टिंग टाइम्स में, क्राइसिस में उसको एक एंटरप्रेन्योर बनाएं? ओवर टू यू सर। मेरे ख्याल में जी पहली चीज़ तो आती है फियरलेसनेस, कि आपको डर नहीं होना चाहिए कि आपके ये क्या होगा, ऐसे क्या होगा। ये लाइफ जो है ये हमारे साथ हो जाती है, इट जस्ट हैपन्स। बट द सेम टाइम मेरा अपना जो बिलीफ है वो तो अल्लाह पे है कि ज़ाहिर है कि आप मेहनत करते हैं, आगे फल देना ना देना ये अल्लाह का काम है। कोई भी आप काम करें उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही चीज़ है कि आपको अपने तौर पे तसल्ली ये होनी चाहिए कि आपने यू डिड योर बेस्ट। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके अंदर ज़रा बराबर भी ये तासुर है या आपको फीलिंग है कि आपने अपना 100% नहीं दिया, देन यू हैव टू गिव अनदर शॉट एंड आपको 100% देना है। बिकॉज मेरी नज़र में इंसान कोई भी काम कर सकता है, आपको सेल्फ डिटर्मिन्ड होना चाहिए, आपको फेयरलेस होना चाहिए और आगे बस अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए एंड
गॉड इज़ ऑलवेज काइंड। मतलब ये फियरलेसनेस है, क्योंकि फियर से कहते हैं कि जो फियर ऑफ फेलियर जो है सबसे डेडलीस्ट एनिमी है किसी भी ह्यूमर की डेवलपमेंट का। सबसे बड़ा मसला हमारी सोसाइटी का भी यही है कि जहाँ पे लोगों को सोचना शुरू करना चाहिए हम लोग वहाँ सोचना बंद कर देते हैं। बहुत सी मिसालें हैं, हर इंडस्ट्री में मिसाल है। अब जो मुझे अच्छी बात लगती है अपनी इंडस्ट्री की कि उसमें अब यंग लोग, बहुत यंग ब्लड आने लगे, और जो बहुत अच्छी बात उसमें ये है कि वो सब सपोर्टिव है। कि मेरे जो इस 5 साल में जो लोगों से ताल्लुकात बने वो प्योर इस बेस पे बने कि हम जेन्युइनली एक दूसरे को रीच आउट करके हेल्प किया। एंड इसलिए नहीं कि कल को इसने मुझे हेल्प करना, बट ऐसे कि मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया किसी को हेल्प करने के लिए तो मैं उसकी मदद करूँगा। सर मुझे ये बताएं कि अब जो इंडस्ट्री खुलती है, कोविड मैनेज हो रहा है काफ़ी हद तक, वैक्सीनेशन काफ़ी लोगों की हो रही है, तो अब हमें ये बताएं कि अब कोई नया एंटरप्रेन्योर इस फील्ड में आना चाहता है जिसके पास जैसे आप कभी आए या कोई और आया तो एक्सपीरियंस नहीं था, अब के इन्वायरमेंट में वो कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो रिसर्च है उसने करनी है, और एक तो फियरलेस तो वो हमने टेक कर लिया, पॉइंट इज टेकन, ताकि वो इस मैदान में उतरे। बेसिक मेरा जो मैं जनरल फ्लॉ देखता हूँ लोगों में, वो उनके आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं, उनका सारी चीज़ें ठीक लग रही होती हैं। सिर्फ एक बहुत क्रिटिकल मसला होता है कि एंड पे किसने कैलकुलेट नहीं किया हुआ होता कि आप एक प्रॉफिट एंड लॉस, एक प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस रियलिस्टिक बनाते हैं अपने ख़र्चों के मुताबिक। अगर आपने वो तैयारी नहीं की तो आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपका रेंट के मुताबिक, आपकी सैलरीज़ के मुताबिक, क्योंकि ये दोनों सबसे बड़े फैक्टर्स हैं इस इंडस्ट्री में, रेंट एंड योर लेबर कॉस्ट। अगर आपकी दोनों चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं तो वो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। सो वन हैज़ टू लुक इनटू दीज थिंग्स एंड इस तरह के आपकी जो लोकेशन है क्या वो इस सारी चीज़ को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, बिकॉज थर्ड जो पार्ट है, लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद इन दिस इंडस्ट्री। लोग इस चीज़ को लाइटली ले जाते हैं। मैं अभी पहले भी बात कर रहा था कि ये मैकडॉनल्ड्स आपको किसी हल्की जगह नज़र नहीं आएगा। नहीं, वो तो पूरा R&D होता है, वो डेमोग्राफिक स्टडी करते हैं वहाँ की। जी जी। तो ये एक ग्लोबल फिनोमेना है। आप यूरोप में किसी जगह चले जाएं, आप US चले जाएं, आप पाकिस्तान आ जाएं, मैकडॉनल्ड्स का एक स्टेपल ग्राउंड है, और वो ये होता है कि वो मेन जगह पे हैं, और जस्ट लाइक एनी नेसेसिटी एक मैकडॉनल्ड्स ज़रूर मौजूद होता है। सर 2 सवाल हैं, एक पार्ट 1 पार्ट 2। एक तो ऑनलाइन जो है, ये जो रेस्टोरेंट का क्या बिजनेस है, उसकी क्या मिथ्स एंड रियलिटीज़ हैं, क्योंकि ऑनलाइन के ऊपर बहुत कुछ है जी कि ऑनलाइन बिजनेस बड़ा ग्रो कर गया, हालांकि कॉस्ट तो वही है, बंदे आपको किचन में चाहिए बना के, फिर डिलीवरी कॉस्ट है, फिर फूड पांडा आधा पैसे तो आपके वही खा जाता है। तो ऑनलाइन की क्या जो फूड इंडस्ट्री के हवाले से रेस्टोरेंट की क्या मिथ्स एंड रियलिटी हैं, और दूसरा ये बताएं कि ये किचन का जो कॉन्सेप्ट है नया, कॉमन शेयर्ड किचन, इसको इनोवेशन में आप कैसे अपनी कस्टमर को सर्व कर सकते हैं विद योर रेसिपीज़, विद योर आपकी अपनी जो आपकी एक्सपर्टीज़ है सर? बेसिकली जी ऑनलाइन ही लेवरेज हो के इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं, मैं ये कहूँ कि हमारे बिजनेस को भी 30-40% जो ग्रोथ ट्रिगर मिला स्टार्ट में, दैट वाज ड्यू टू सोशल मीडिया। बिकॉज आप देखें आपके मेरे, अब मैं अपनी बात करूं तो मेरे इस वक्त फेसबुक के सिर्फ कॉन्टैक्ट्स तकरीबन 1500-1600 के दरमियान है। अब 1600 को मैं डायरेक्ट पहले रीच करता था विद अ सिंगल पोस्ट के मैंने कहीं चेक इन किया। सिमिलरली इंस्टाग्राम है, सिमिलरली और प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको लोग यूज़ करते हैं। सो ऑनलाइन अगर हम बात किया जाए कि इन सारे प्लेटफॉर्म्स को मिला दें और कोई आदमी अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करता है तो इट इज़ द फास्टेस्ट way to market your product, fastest way to market, because within these social media platforms there are different groups
एक आपको इन्फ्लुएंसर जैसे आप जैसा मशहूर आदमी अगर कोई एक पोस्ट लगाता है तो आपके जितने कॉन्टैक्ट्स हैं वो देखेंगे, वो उसको ज़रूर कहेंगे अच्छा ये मैं देखता हूँ ये कैसी चीज़ है। सो जहाँ तक ऑनलाइन बिजनेसेस का समा, आज तो हम जिस पॉइंट पे कोविड की वजह से आ गए, ऑनलाइन प्रेजेंस इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज योर आउटलेट इटसेल्फ। मतलब डिजिटल की एक अहमियत है, जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं अगर उन्होंने नहीं लर्न किया तो वो पीछे रह जाएंगे इस दौड़ में। जी जी, और आप अगर इसको एक साल के अरसे में देखें तो जितने भी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं अब उन्होंने अपनी वेबसाइट्स बना ली हैं और वो मार्केट कर रहे हैं कि अब हम हमें डिस्काउंटेड प्राइसेस पे हमारे से डिलीवरी कराएं, ओनली बिकॉज दे हैव ऑल्सो रियलाइज्ड कि ये 80s नहीं है कि अगर यूएस में एक चीज़ आई थी वो यहाँ पे 20 साल बाद आएगी, नहीं। वी लिव इन अ 4G टेक्नोलॉजी एरा, मूविंग फास्ट टू 5G। तो जो हमारी, जैसे आपने भी बात की, जो यंगर जनरेशन है वो बहुत टेक सेवी है। अब वो अपने वालदैन को, अपने घर वालों को क्विक वेज बताती है कि आप इस तरह टाइम और पैसे दोनों बचा सकते हैं। सो दिस इज़ आई थिंक रीजनेबल आंसर फॉर क्वेश्चन 1। अब मैं क्वेश्चन 2 पे आ जाऊँ। अच्छा, कॉमन किचन। अच्छा, कॉमन किचन को जिस तरह टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, इट्स कॉल्ड गोस्ट किचन स्लैश डार्क किचन स्लैश क्लाउड किचन। सो ये इंटरचेंजेबली 3 नाम यूज़ होते हैं। इसने नाम से जी जी जी, बेसिकली इनके बट विद इन दीज थोड़ी इनके अपने डेफिनेशंस में भी फ़र्क आ जाता है। दिस इज़ द फ्यूचर। यूके यूएस में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्विजिशंस हुई हैं, कंपनीज बनी हैं। आपके नेबर इंडिया के अंदर इस वक्त जो सबसे बड़ी फूड कंपनी अभी उभरी है वो रेबेल फूड्स है। इट्स अगर कोई ऑनलाइन सर्च कर सकता है, इट्स बिगेस्ट क्लाउड किचन मॉडल इन इंडिया एंड उनके अपने ब्रांड्स होते हैं। वो एक बड़े वेयर हाउस किचन में डिफरेंट ब्रांड्स को हाउस करते हैं और अब वो इस पोजीशन पे आ गए हैं कि वो ब्रांड्स एक्वायर भी करें। वेंडीज़ को वो लाए हैं इंडिया में और वो ये कहते हैं कि हम वेंडीज़ का खाना जो डिलीवर होगा वो हमारे किचन से होगा। उससे कॉस्ट काफ़ी आपकी मैनेज होती है, कॉस्ट मैनेज हो जाती है, क्वालिटी मैनेज होती है। जी, क्वालिटी हो जाती है। प्लस अब देखें जब हमारा अभी थोड़ा सा ग्रोइंग फेज में है बिजनेस, जब हमारे भी लेट्स से विद इन 2-3 इयर्स जब हमारे अपने ब्रांड्स बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो जाएंगे तो ये अपने ब्रांड्स अपनी फैसिलिटीज़ बना लेंगे। इट्स इनएविटेबल, क्योंकि हर जगह एक नया आउटलेट खोलना फिजिकली विल नॉट बी पॉसिबल एंड फीजिबल, बिकॉज जो आप रियल एस्टेट रेंट्स देखें, आप और चीज़ें देखें, वो सारी चीज़ें विल ओनली राइज नॉट डिक्रीज। एक्सपेंसेस तो बढ़ते जा रहे हैं। सर आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपसे। सर मुझे ये बताइए रज़ा कि ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम एंटरप्रेन्योर के लिए जो होता है वो डिसीजन मेकिंग होता है। आपने को 2-3 क्या डिफ़िकल्ट डिसीजंस लिए अपनी प्रोफेशनल जर्नी में, शादी के अलावा? क्योंकि ये चर्चिल से पूछा गया ना जब कि सर योर डिफ़िकल्ट डिसीजन इन योर लाइफ, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटेन, तो ही सेड के द मोस्ट डिफ़िकल्ट डिसीजन टू कन्विंस माई वाइफ टू मैरी विद मी। आपका क्या था? हमारा तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम ही होता है जनरली। आई कांट, सुबह दोपहर शाम हमारा काम फायर फाइटिंग होता है। हर किस्म के मसाइल होते हैं। हमारा काम भी ज़रा सेंसिटिव होता है कि खुदा ना खास्ता खाने में कुछ आ गया या कुछ ऐसी चीज़ हो तो रेपुटेशन एट स्टेक। आप तो इस तरह है कि आप का जो है वो हर वक्त रेपुटेशन इज एट स्टेक। सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जी। तो मुझे ये बताइए कि सक्सेस के कोई हमें, आप तो खुद इतनी मज़े की रेसिपीज़ आपके रेस्टोरेंट की हैं, वो हम कभी नाजिया के साथ चलेंगे, हैं नाजिया? प्लीज़ प्लीज़। तो आप मुझे बताएं कि आपकी सक्सेस की रेसिपी क्या है सर? नेवर गिव अप, भागना नहीं, नेवर गिव अप। किसी भी जर्नी में कोई भी किसी आदमी के लिए कोई
आसान, आपको किसी भी एंटरप्रेन्योर, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर कोई इस चीज़ से ये ले कि जी ये तो बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड से थे, इन्होंने क्या किया, ये बीच के मैंने आपको कहा था 5 साल हैं, 5 साल की स्टोरी ना आपको पता है ना किसी और को। सर वो बैम्बूज होते हैं ना चाइनीज, वो जमीन के नीचे ग्रो करते हैं 5 साल, और आखिरी जो 5 साल के बाद जो 3 वीक्स में ना वो 20 फुट ऊंचे हो जाते हैं। तो जब वो बंदा ग्रो कर रहा होता है ना, उस वक्त नजर नहीं आता वो। तो मेरा ख्याल है जो आपने फैसला कर लिया, फिर थोड़ा अल्लाह पे यकीन हो और आपका गोल की तरफ फोकस होना चाहिए। गिव अप नहीं करना किसी भी सिचुएशन में, और वही कामयाबी होती है आपकी। सर मुझे ये बताएं कि आपका रोल मॉडल कौन है? हु इज रोल मॉडल ऑफ रजा? My I don't have one role model. I have many. I would say I really admire Imran Khan, not as a prime minister so far, but what he's done for the country in terms of Shaukat Khanum, in terms of जो उनका सोशल वर्क एथिक है। देखिए पॉलिटिक्स तो वैसे ही मैं कहता हूँ डर्टी काम है, उसमें जो घुसा वो खुद भी जी वो तो आई एम अ वेरी नॉन पॉलिटिकल पर्सन एंड अदरवाइज मैं चीज़ें पढ़ता रहता हूँ। मुझे मैल्कम ग्लैडवेल बड़ा पसंद है जी, ऑल ऑफ हिज वर्क्स आई रियली एडमायर हिज वर्क। आउटलायर्स एवरी बुक तो बड़ी फेवरेट है जी बल्कि ये सवाल का जवाब आपने दे दिया। मुझे या आखिर में बताएं, जो स्ट्रेस होता है जब भी एंटरप्रेन्योर पे, किसी भी बिजनेस जो होता है, एक लीडर जो होता है उस पर, जो आप जिस इंडस्ट्री में बिलोंग करते हैं कि एजाज हमें सुबह रोज़ एक डिफ़िकल्ट चैलेंजेस का फेस करना होता है, तो जो चैलेंजेस होते हैं वो स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, डिमांड स्ट्रेस करती हैं, तो क्या वे आउट है, क्या कोपिंग स्ट्रेटजी है रज़ा की स्ट्रेस मैनेजमेंट की? मैं आई वर्कआउट जी, मुझे लगता है कि ये जितना काम ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने जहन को क्लियर रखना, और वो ऐसे ही है कि आप थोड़ा बहुत अपने लिए वक्त निकालें, दिन में घंटा डेढ़। कुछ जिम अपने घर बनाया हुआ या जाते हैं? नहीं मैं जाता हूँ जी, और हफ्ते में 4 दिन कम से कम मैं करते हैं। मॉर्निंग इवनिंग? मैं मॉर्निंग में यहाँ अब जाके अपनी जिम करें, आपकी अपनी स्ट्रेस सारा निकाल आते हैं। हाँ जी, बस फिर ये होता है ना कि सबसे डिफिकल्ट काम हो जाता है, उसके बाद फिर लगता है सारे काम आसान है। फिर कहते हैं ना वो कहते हैं ना ईटिंग द फ्रॉग, इनको इजी हो जाता है, यानी कि मॉर्निंग में ईटिंग द फ्रॉग, इनके पहले आप जाते हैं दफ्तर में सबसे मुश्किल। आप अगर सुबह को आपको मैं कहूँ कि जी आपने सुबह नाश्ते के बगैर क्या करना है, आप जिम नहीं कर सकते। तो मैं वो करता हूँ क्योंकि उसमें बिल्कुल ही जान नहीं होती, फिर भी आपको लगानी पड़ती। वाह 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 वाह। अच्छा जी, आखिरी मेरा एक सवाल करके फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि क्या यंग बच्चों के लिए, नई नस्ल के खास का जो यंग स्टार्टअप्स हैं, BBA MBA, फ़ौजें पाकिस्तान में निकल रही हैं बगैर किसी मकसद के, तालीम हासिल हम कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज ऑफ होप है, ऑप्टिमिज्म है रज़ा पाकिस्तान के अंदर को? कि हर बंदा तो आपकी तरह प्रिविलेज नहीं है कि कनाडा से डिग्री लेके आएगा और काम करेगा। एक कहाँ मेरे जैसा बच्चा जो है, जो यंग स्टूडेंट्स निकल रहा है यूनिवर्सिटी से, क्या मैसेज ऑफ ऑप्टिमिज्म? आई थिंक जो मैंने पहले भी बात की कि हमारा माशाल्लाह माशरे में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप कोई भी चीज़, कोई भी इंडस्ट्री उठा लें, वहाँ पे गैप्स हैं, आप उसको आइडेंटिफाई करें। और उसमें ये नहीं, ज़रूरी नहीं है कि पैसे ही लगेंगे किसी चीज़ में। आजकल सोशल मीडिया ने तो चीज़ें बहुत आसान कर दी हुई हैं सबके लिए, तो अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करें, बट सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल ना करें कि हर वक्त गेम्स में, सोशल मीडिया में वक्त ज़ाया ना करें, क्योंकि ये वक्त इस एज का जो है वो गया वापस नहीं आता। वाह 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 जी। नाज़िया, क्वेश्चन? One thing that most of the restaurants lacked, Bamboo Union being one of them, during lockdown was unavailability of card on delivery payment system with portable credit debit card machines. Which was it? Yeah, for you. That the question is for you now. But the delivery, during the delivery, the cards were not accepted, na? No, we were accepting cards. You guys do accept the card? जी, we do. This is the wrong question. जी, it's a wrong question because we
So कोई एक्सेप्शन कोई एक आधा हो गया होगा। कोई exception हो गया हाँ होगा। मतलब So- आई एम रियली सॉरी, जो आपका क्वेश्चन है ठीक मैं है। आपको उसको आंसर कर देता हूँ। वी आर वन ऑफ द फ्यू रेस्टोरेंट्स विच नेवर डिस्क्रिमिनेट कि आपको डिस्काउंट अगर डिलीवरी पे मिलेगा नहीं मिलेगा, हम डिलीवरी पे भी देते हैं। वी चार्ज 5% टैक्स ऑन फॉर कार्ड ट्रांजैक्शंस, यूजुअली इट्स 16% ऑन कैश। तो हमारी वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हम 16 to 5 करते हैं। आप कार्ड पे पे करेंगे 5% होगा। एक और क्वेश्चन है। जी, जी। प्लीज टेल अस 3 of your most favorite dishes from your menu. ये मुश्किल सवाल है। सवाल है कि आपका बच्चा कौन सा फेवरेट है। आप वो नहीं basically- होते हैं पहला बच्चा या आखिरी बच्चा होता है। favorite लिखिए except these करके। अच्छा। अगर वो I am not repeating। आई लव नूडल्स, तो मुझे रेड चिली बटर श्रिम्प नूडल्स बहुत ठीक है। पसंद है। मुझे पैड थाई बहुत पसंद है, पैड थाई लेकिन मैं बहुत- पैड थाई हमारी जो सर्व होती है वो नहीं खा सकता, बिकॉज वो आम आदमी के लिए हमने ओवरली बहुत- सॉसी बनाई हुई हाँ, होती है। तो आई हैव इट विद 70% लेस सॉस, so which makes it a little dry, but मुझे वो उसी तरह पसंद है। एंड आई लव आवर कंग पाव। और जो आपके नए कुजीन्स हैं जैसे टोफू है, जी, जैसे जी। आपका नासी गुरांग है, इस तरह का कोई अच्छा डिश जो नए लोगों के लिए आप बता सकें। Stir What do you think? fried tofu is really good. If Okay. somebody is vegan and they're listening, it's one of the most popular dishes these days. What dish you would recommend the viewers कि वो ये कुछ जाके जरूर ट्राई करें, कुछ नया नाम जो कॉमन ना हो, टोफू हो गया जैसे, या नासी गोरैंग हो गया, और कोई एक दो नए नाम बताएं हाँ। जो उनके कानों को अनफेमिलियर हो। मेन्यू देखना पड़ेगा। मेन्यू देखना पड़ेगा। आपको याद होता है। नहीं कहता मैं किचन में भी जाता हूँ। नहीं खिला रहे नहीं नहीं कि खिला लेता हूँ। मैं वो कह रहा था आपसे कि मैं खुद बजाते खुद अपने घर के किचन में कुकिंग के लिए नहीं जाता। हमारे रेस्टोरेंट के किचन में तो अगर ना जाऊं तो वो तो इस तरह है कि आप ऑफिस ना आए। नाजिया थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रज़ा, आपका अदब से कोई ताल्लुक है, कोई फैज़ गालिब से, कोई लिटरेचर से? एज सच नहीं है, मेरी फैमिली उर्दू स्पीकिंग है, तो हम लोग मैं बड़ा हुआ उर्दू सुनते हुए। मेरे को उर्दू का अच्छा सा कोई शेर, कोई इकबाल, फैज़, रूमी, गज़ाली, गालिब, कोई आप समझते हैं तो रैप अप करें, कुछ इसमें इंस्पिरेशन हो। कोई एक जुमला। ये एक जो है ना मेरी कमज़ोरी है कि मैं इस चीज़ को वो एक छोटी सी डब्बी में डाला हुआ है कि ये एक फलां एज पे ना मैंने ये काम करना है, बिकॉज कैफे खुद ही में इनको बुलाया जी। जाता है। आपको ना बड़े हमारे जी, इंटेलेक्चुअल्स जी। आते हैं, अमजद इस्लाम अमजद जैसे लोगों को बुलाते अच्छा। हैं, तो आपको एक निशिस्त के साथ आप बैठे उनके साथ, तो आपको ये शौक और इग्नाइट करेगा। थैंक यू वेरी मच। आपने रज़ा से देखा, एक ही मेरी आज की इस पूरी सारे सेशन में एक ही लर्निंग थी जो रज़ा के साथ जो कन्वर्सेशन, वेरी इंसाइटफुल मीनिंगफुल कन्वर्सेशन था, वो एक ही था कि जितना मर्जी ये कोविड आ गया, टेस्टिंग टाइम है, मुश्किल हालात हैं, 40% एज़ पर देयर रिसर्च ऑफ एसोसिएशन के रेस्टोरेंट्स क्लोज हो गए, लेकिन एक चीज़ जो सबसे बढ़िया है जो आपको आगे लेके जाएगी वो है नेवर गिव अप। ज़िंदगी में कभी मुश्किल आ जाएं, आपने अपने गिव अप नहीं करना, और अल्लाह की ज़ात पे आपका अनफ्लिंचिंग जो फेथ और बिलीफ है वो होना चाहिए, और आपके लिए ये रास्ते, नई राहें, नई सूरज की किरणें, नई रोशनी आपको जो वो मिल जाएगी। अपने मकसद के साथ जुड़े रहिएगा, तो आपको सारे दरवाजे जो बंद हैं आज वो कल खुल जाएंगे। इस सेशन को CEO टुडे TV पे देखिएगा, हमारे पेजेस पे भी, और अपने कमेंट्स दीजिएगा ताकि हम और कोई इस तरह की पेन और प्राइड वाली सक्सेस स्टोरी आपको शेयर कर सकें। इजाज़त दें इजाज़ को, अल्लाह हाफिज़।